आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख नदियाँ। देखिए लवलेश सर ने भी आपको प्रमुख नदियाँ पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज मैं उसी का रिवीजन टाइप में कराऊंगा। क्लियर है? थोड़ा बहुत एलोब्रेशन भी करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी करेंगे और थोड़ा बहुत उसको आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। और पूरे भारत की नदियों को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को एक खास सूचना, जैसा कि हमारा आगामी अगले महीने 5 सितंबर यानी शिक्षक दिवस के दिन हमारे बैच चल रहे हैं। कौन कौन सा? एक सी-टेट, यूपी टेट जो कि 3 बजे से 6 बजे तक चलेगा, और एसएससी जीडी जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये इतने सारे एग्जाम इसके अंडर में आते हैं। तो इसका भी नया बैच 5 सितंबर 2022 9 से 12 और 3 से 6 2 शिफ्ट में नए बैच चलाए जाएंगे। तो जो भी आप लोगों के दोस्त हैं, यार हैं, जो भी इस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वह इस बैच को जरूर ज्वाइन करेंगे 5 तारीख को। और एक और हमारा, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की 40,000 से भी ज़्यादा पद आने वाले हैं। अब ये अभी नहीं कंफर्म है कि कब आने वाले हैं, लेकिन आने वाले हैं, तैयारी पहले से करनी होगी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का भी बैच एकेडमी में 5 सितंबर 2022 से 9 से 12 और 3 से 6 चलाया जाएगा। क्लियर है? चित्रकूट की धरती से शिक्षा की क्रांति। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हमारा भारत की नदियां। देखिए ये हमारा मैप है और ये हमारा फिजिकल मैप है जिसमें नदियां दर्शाई गई है। हालांकि ऐसे भी समझ में नहीं आएगा, एक एक करके मैं आपको नदियां के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जिस तरीके से हमारे भारत की आकृति है, हमारे भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार, चतुर्भुज टाइप में। हमारे भारत की आकृति कैसी है? चतुर्भुज। यार इसको भी जला दो ना। क्या यार अवस्थी जी, अच्छा गोरा गोरा फेस आना चाहिए ना, पब्लिक देखता है। हमें लग ही रहा था मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा, लाइट नहीं जली थी। जल्दी जलाओ यार। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स समझिएगा ध्यान से। पहले हमारे भारत में कुल कितने प्रकार की नदियां हैं इसको हम चर्चा करेंगे पूरे भारत को देखते हुए। हमारे भारत का आकार कैसा है? चतुर्भुज टाइप में, है ना, जैसे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व। और अगर इस हिसाब से हम देखेंगे तो कैसा है? हमारा चतुर्भुज टाइप का है। तो देखिए बॉयज एंड गर्ल्स एक चीज आपको बता दें, इस मैप को देखिए, ये हमारे भारत का मैप है और इस मैप में जिस तरीके से हमारे भारत का ऊंचावच है, हमारे भारत की नदियों को 3 प्रकार में बांटा गया है। हमारा पहले है हिमालय की नदियां। कौन सी नदियां? हिमालय की नदियां, यानी जो हिमालय से उद्गम होती हैं या हिमालय से उत्पन्न होती है वो नदियां। और उसके बाद क्या है? गंगा के मैदान या फिर विंध्याचल श्रेणी की नदियां। और तीसरा है पठारी क्षेत्र की नदियां। आए समझ में? तो इस 3 तरीके से हमारे भारत में नदियों का वर्गीकरण किया जा चुका है। लिखने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ अभी समझिए। ये पीडीएफ हर एक के मोबाइल में, बहुत विस्तृत पीडीएफ है, हर एक के मोबाइल में पहुंच जाएगा। क्लियर है? कल जब हम 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जो लेक्चर दिए थे तो कितने लोग लाइव थे उसमें? आप सब लोग थे? कमेंट कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, हाँ लाइक कमेंट भी कर दिया करो, झूठा ही कर दिया करो, ठीक है। चलिए ये चीज़ हुआ। आपको ये रेगुलर शेड्यूल बना लीजिए, ये आप सभी लोग रेगुलर शेड्यूल बना लीजिए। 7, 8, 9 और एक और स्लॉट हम जोड़ने वाले हैं 10। तो यानी 7, 8, 9 और 10, ये तीनों घंटा 4 घंटा जो भी है आपका बढ़िया पढ़ाई होगी, बढ़िया कंटेंट मिलेगा आपको और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट मिलेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखिए कितने प्रकार से वर्गीकृत किया हमने? 3 प्रकार से। एक कौन सी? उत्तर के हिमालय की नदियां, यानी जो हिमालय के ग्लेशियर से और झील से आ रही हैं। और दूसरा कौन सा है? विंध्याचल श्रेणी की नदियां, और या बोल सकते हो मैदानी क्षेत्र की नदियां। और तीसरा कौन सा है? हमारा पठारी क्षेत्र की नदियां। क्लियर है? अब अगर हम इस भारत को देखें तो देखिए ये हमारा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हमारा क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे कौन सी नदियां निकलती हैं? हिमालय की नदियां निकलती हैं। और इसके बाद ये बीच का क्षेत्र हम देखेंगे तो ये मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र और प्लस इसमें विंध्य श्रेणी भी शामिल है। विंध्य श्रेणी आपने देखा होगा, ये हमारी कौन सी श्रेणी है? देवांगना घाटी विंध्य श्रेणी है। यहाँ से भी कई सारी नदियाँ निकलती हैं। यहाँ से कुछ नदियाँ निकलती हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं,
कुछ नदियां ऊपर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ नदियां खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती हैं। कहाँ की नदियां? विंध्याचल श्रेणी की नदियां। आपने सुना होगा कैमूर पर्वत, आपने सुना होगा अमरकंटक, आपने सुना होगा अनूपपुर जिला, आपने सुना होगा इंदौर जिले से चंबल नदी सुना होगा, शिप्रा नदी सुना होगा। तो ये हमारी सब विंध्य श्रेणी की नदियां हैं। विंध्य श्रेणी से जैसे ही हम नीचे उतरेंगे तो आ जाता है हमारा दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार मतलब ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक लावा से बना हुआ बहुत बड़ी चट्टान, जो कौन से आकार का है? त्रिकोणीय आकार का है। कौन से आकार का? त्रिकोणीय आकार का। और यहां से भी कई सारी नदियां निकलती हैं, जो कुछ अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, अधिकतर नदियां कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका कारण क्या है? अधिकतर नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इसका क्या कारण है? हमारे भारत का ढाल होना। अच्छा, हमारे भारत का ढाल किस तरफ से? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ये है ना हमारे भारत का ढाल। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु अगर आगे टकराती है तो अग्रभाग धंसता है और पृष्ठभाग उठता है। तो हमारा भारत यही तो वो जगह है जो टकराया था। यहीं पर ये जगह है, तिब्बत के ग्रेनाइटिक पठार से टकराया था और हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई थी। तो ये वाला भाग क्या है? धंस गया। और ये वाला भाग क्या है? उठ गया। ये इधर भाग धंस गया, ये बिहार, नेपाल और ये वाला इलाका, और गुजरात और ये पश्चिमी घाट ये उठ गया। नतीजा, सभी नदियों ने अपना रुख मोड़ लिया और वह बंगाल की खाड़ी में गिरने लगे और डेल्टा का निर्माण करने लगे। अधिकतर नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो ढाल हमारी कहाँ से हो गई? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। क्लियर है? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। हमारी देखिए मुख्यतः नदियों के प्रकार भारत की नदियों के 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय की नदियां, प्रायद्वीप की नदियां, तटीय नदियां और अंतःस्थलीय प्रवाह। ये क्या मतलब होता है? अंतःस्थलीय प्रवाह मतलब जो भारत के अंदर से ही उत्पन्न होती हैं और भारत के अंदर ही विलीन हो जाती हैं। जैसे गोमती नदी, जैसे कौन सी नदी? गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है, यानी एक क्षेत्र के अंदर से ही निकली और उसी क्षेत्र के अंदर विलीन हो गई। ऐसी भी नदियां पाई जाती हैं जो समुद्र का रास्ता नहीं देख पाती हैं और समुद्र से पहले ही किसी न किसी नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है, संगम बना लेती है। क्लियर है? तो कितने प्रकार की नदियां? 4 भागों में बांटा गया है। कौन सी? हिमालय की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, तटीय नदियां और अंतः। तटीय नदियों का मतलब क्या होता है? जो समुद्र के किनारे बहुत ही कम दूरी में बहती हैं और तुरंत जाके तट में मिल जाती हैं। आपको बता दें, अभी हम सिर्फ 2 ही नदी पढ़ते हैं पश्चिम में बहने वाली। हम पश्चिम में बहने वाली 2 ही नदी पढ़ते हैं, तापी और नर्मदा पढ़ते हैं ना। पर आपको बता दें कम से कम 20 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। क्यों? क्योंकि वो इतनी लंबी नहीं है, बस तुरंत पश्चिमी घाट से निकली और अरब सागर में मिल गई। उसी को बोलते हैं हम क्या? तटीय नदियां। जैसे पंबा नदी। जैसे कौन सी नदी? पंबा नदी। पंबा नदी कहाँ पे है? केरल में। केरल, जैसे मान लीजिए ये हमारा केरल है, केरल से बह के तुरंत अरब सागर में विलीन हो जाती है। तो यही क्या है? हमारी तटीय नदी है। और कौन सा है? अंतःस्थलीय प्रवाह क्षेत्र नदियां। यह भी मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नदियों की शुरुआत करते हैं। एक एक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर की नदियां पढ़ेंगे। ऊपर की मतलब उत्तर की और हिमालय क्षेत्र की नदियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिमालय क्षेत्र की नदियां पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सी? सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सबको पता है सिंधु नदी, ये मैप पे देखिए, सभी को पता है जो सिंधु नदी है वो यहाँ पर मानसरोवर झील है और मानसरोवर झील से निकलते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। अगर इस मैप में मैं आपको बताऊं तो ये रही मानसरोवर झील, ये रही यहाँ पे मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीचों बीच बहते हुए गिलगिट बाल्टिस्तान से पाकिस्तान में प्रवेश करके और ये पाकिस्तान को सिंचित करते हुए ये यहाँ पर 2 धाराओं में बढ़ जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। ये नदी कौन सी है? हमारी सिंधु नदी। कौन सी झील से? मानसरोवर झील से। इसी झील के पास कौन सा ग्लेशियर है? चेमा युंगडोंग ग्लेशियर। अच्छा, इस झील से एक नहीं 3 नदी निकलती है। एक जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी कौन सी? सांगपो नदी। कौन सी? सांगपो, जिसको तिब्बत में सांगपो बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना और उसके बाद मेघना। क्लियर है? तो ये इस दिशा में जाती है।
एक और नदी आती है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, कौन सी? सतलुज नदी। और इसी सतलुज नदी से एक नहर निकाली गई है जो भारत की सबसे बड़ी नहर है, इंदिरा गांधी नहर, जो पूरे राजस्थान के शुष्क इलाके को सिंचित करती है। ऐसे सतलुज नदी से ऐसे करके आई है। ये आए समझ में? ये मैप आपको क्लियर हुआ कि किस तरीके से तीनों नदियां बह रही हैं। अब जरा इधर नजर मारिए, सिंधु नदी, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट, ठीक है। और सहायक नदी क्या है इसकी? सतलज नदी, व्यास नदी, झेलम, चिनाब, रावी और शिंगार। अच्छा, इस मैप को थोड़ा सा मैं जूम करके, देखिए इधर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस मैप में अगर ध्यान से देखेंगे तो देखो ये जो झेलम दिखाता है ना, झेलम नदी और व्यास नदी, मैं आपको बताता हूं। देखिए कहां पर है, ये यहां पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी बहते हुए उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में एंटर करके अरब सागर में आ गई। अब देखिए ये यहां पर वूलर झील है, वूलर झील से झेलम नदी, फिर यहां पर ऐसे ये आई, ये रोहतांग दर्रे से इधर चिनाब, फिर इधर इसी के आसपास से रावी और ब्यास नदी, ये इधर सतलुज, देखिए ये सतलुज आई, सतलुज गोविंद सागर बल्लभ पंत जो भी है इसमें बना है, और ब्यास नदी इसी में मिल गई, और आखिरकार ये सब नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज मिलके ये यहाँ पर सिंधु नदी से मिल गई। अब आप देख पा रहे हो सिंधु घाटी सभ्यता, याद है ना इतिहास का? सिंधु घाटी सभ्यता वो इसी के आसपास तो रहा था। क्यों? क्योंकि 5 नदियों का समूह था जो बहुत बड़ा सिंचित क्षेत्र था। इतना बड़ा सिंचित क्षेत्र था, आपको बता दें बहुत ज्यादा उपजाऊ था, दोआब क्षेत्र था। देखिए यहाँ पे दोआब बन रहा है कि नहीं? दोआब बन रहा है, दोआब क्षेत्र था। अब ये है, देखिए अगर हम सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें तो देखिए झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। और इन्हीं 5 नदियों के नाम से पंजाब बना है, पंजनद, यानी 5 नदियों का समूह वाला क्षेत्र, पंजनद। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ ये? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए सहायक नदी कौन कौन सी है? झेलम नदी की, सॉरी इसकी सिंधु नदी की, सतलुज है, व्यास है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, शिंगार है और गिलगिट नदी भी है, गिलगिट जगह भी है, ध्यान दीजिएगा। और ये कहाँ पे है गिलगिट? पीओके में, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। श्योक नदी कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये किस में है? लेह में है। क्लियर है? अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा न्यूज, श्योक नदी में एक बस गिर गई थी हमारे जवानों की, है ना? तो वो इसी नदी में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आती है हमारी कौन सी नदी? झेलम नदी। हमारी कौन सी नदी आती है? झेलम नदी। तो देखिए झेलम नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। और उद्गम स्थल क्या? शेषनाग झील। पहले शेषनाग झील से निकलती है और फिर वूलर झील में जाती है, और वूलर झील से फिर पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाते हुए आगे निकल जाती है। देखिए ध्यान से, अभी इस मैप को ध्यान से देखिएगा, ये इधर शेषनाग झील है, शेषनाग झील से वूलर झील गई, और वूलर झील से भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चिनाब से मिल गई, सतलज से मिल गई और सिंधु से मिल गई। आए समझ में? क्लियर है? किसी को ना समझ में आ रहा हो या मैं ज़्यादा तेज चल रहा हूँ, ठीक है, तो बताना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो हमारा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, उद्गम स्थल कहाँ पे इसका? शेषनाग झील, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर। सहायक नदी कौन सी है? किशनगंगा और पुंचलीदार और करेवाल सिंध, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अच्छा, झेलम नदी का बार बार ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में बनता है। भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर निर्धारित कौन सी नदी करती है? झेलम नदी। क्लियर है? आया समझ में? और इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी पीओके में है। ये पीओके वाला क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए चिनाब नदी, अब कौन सी नदी है? चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। और उद्गम स्थल कहां से है? 12 लच्छा दर्रे के निकट से। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? चंद्रभागा, जो कि कहां पे है? अब अगर देखेंगे तो देखो, ये हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे क्या है? 12 लच्छा दर्रा, और यहां से ये घूमते हुए ये झेलम में मिल जाती है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कौन सी नदी है? रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी।
और रावी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है इसका? रोहतांग दर्रा। और ये कहाँ पे है? कांगड़ा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रे से निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? साहो सुहेल, पंजाब। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ना रावी, देखिए ये रहा यहाँ पे रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ब्यास के ऊपर बहते बहते पाकिस्तान में एंटर करती है और झेलम नदी से मिल जाती है। ये हमारी कौन सी नदी है? हिमालय नदी है, उत्तर की हिमालय नदी है। क्लियर है? आया समझ में? आगे कौन सी नदी है? सतलज नदी। और सतलज नदी को पढ़ने के लिए थोड़ा सा मैं मैप को जूम करूंगा। देखिए ये हमारे भारत का मैप है और यहां पे क्या है? एक मानसरोवर झील है। अब मानसरोवर झील के निकट है राकस ताल। ठीक है, क्या है हमारा? ग्लेशियर राकस ताल। और राकस ताल से निकलते हुए यह हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और पंजाब को सिंचित करते हुए यह पाकिस्तान में निकल जाती है और झेलम में मिलते हुए सिंधु नदी से मिल जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। और क्योंकि ये नदी उस पार से निकल रही है, चाइना यानी तिब्बत से निकल रही है, तो तिब्बत से निकलने के बाद जब यह भारत में प्रवेश करती है, पंजाब में पहुंचती है, पंजाब से ही हमने एक इंदिरा गांधी नहर इसमें से निकाल दी और ये इंदिरा गांधी नहर पूरे राजस्थान के शुष्क क्षेत्र को सिंचित करती है, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर। क्लियर है? तो पूछा गया था एक बार पेपर में, इनमें से कौन सी नदी भारत के बाहर से निकल रही है? देखो एक सिंधु नदी है यहाँ से ये, और दूसरा क्या है? ब्रह्मपुत्रा। ये सिंधु नदी ऐसे करके निकल आई, ब्रह्मपुत्रा इधर चली गई। अब ये तीनों की तीनों क्या है? यार बातें ना करो यार, आप लोगों का जो बातें पीछे कर रहे हैं। हाँ भैया थोड़ा इधर ध्यान दे लो, है ना, बातें ना करो, अभी अच्छे से समझो। और बातें करोगे समझ में नहीं आएगा, फिर वही अधूरा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए वाला हिसाब किताब होगा। ठीक है, ये पीडीएफ हम बनाते हैं ना, तो जब पीडीएफ हम बनाते हैं तो देखते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन कहाँ कितनी बार आया है। ठीक है, रात भर आंखें फोड़ते हैं तब जाके तुम्हें यहाँ पे बता पाते हैं। तो थोड़ा सा इसकी कदर कीजिए और यहाँ पर इसको अच्छे से पढ़िए। इसके बाद बातें करने का खूब समय मिलेगा, डिस्कस करने का खूब समय मिलेगा, कीजिएगा। देखिए तीन नदियाँ भारत के बाहर से हैं, एक कौन सी? सिंधु नदी, और एक कौन सी है? सतलज, और यहाँ पे कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के बाहर से है, यानी तिब्बत से है, विदेशी नदियाँ हैं। ठीक है, लेकिन हमारे भारत को भी सिंचित करते हुए आ रही है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर, पता चल गया सबको? चलिए अच्छा इसको और देख लेते हैं। ये जो सतलज नदी है, सतलज नदी की लंबाई टोटल कितनी है? 1440। ठीक है, टोटल 1440 है। और भारत में कितना है ये? 1050। उद्गम स्थल कौन सा? मानसरोवर के निकट राकस ताल। ठीक है, मानसरोवर के निकट राकस ताल। सहायक नदी कौन कौन सी है इसकी? व्यास है, स्पीति है, और बसपा हिमाचल प्रदेश और पंजाब की नदियों में आगे चल के बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कौन सी नदी है? व्यास नदी। ये भी हमारी कौन सी है? हिमालय नदी है। ठीक है, अच्छा ये व्यास नदी भारत से निकलती है और भारत के अंदर ही सतलज नदी से मिल जाती है। टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 470। उद्गम स्थल कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे से। सहायक नदी कौन सी है? तीर्थन, पार्वती और हुरला। देखिए ये जो व्यास नदी है हिमाचल प्रदेश से निकलकर भारत के अंदर ही सतलुज नदी से मिल जाती है। मैंने भी क्या बताया था? अरे क्या बात है भाई, हमारा जवान आया हुआ है यार। नमस्ते। मैं जवान से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे इस मंच में आए। जी अरे ठीक है, कैमरे के सामने ये सब पैर छूने की जरूरत नहीं है। ये हमारा जवान है संतोष यादव, सभी लोग आप इससे परिचित होंगे, है ना। आज जो है फिर जो है छुट्टी में आया हुआ है। और देखिए ये एक मेहनत की मिसाल है। आपके सामने साक्षात एक जवान खड़ा है भारतीय सेना का, और पूरी ट्रेनिंग पक्का जवान है, और एक आप बोल सकते हो कि मेहनत की मिसाल है। बोलते ना कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। कैप्टन साहब क्या कहते हैं कि अगर आपको सफलता पानी है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, कौन सा? कठिन परिश्रम। तो कठिन परिश्रम ये बंदे ने किया। और इसके बारे में तो मैं आपको जैसे बता ही चुका हूं कि जब इनका पेपर लगा हुआ था हमारे पास मात्र कितना? 60 दिन था। 60 दिन था, और 60 दिन में हमें पूरा
पेपर सॉल्व करना था, पेपर पढ़ना था और पेपर की तैयारी करनी थी। और आपको बता दें चित्रकूट क्षेत्र में शायद ही मैंने कोई ऐसा लड़का देखा होगा जिसने 20-20 घंटे जो है पढ़ाई किया 60 दिन में। थोड़ा सा 5 मिनट आपका लूँगा मैं, क्योंकि कुछ नए बच्चे ही बैठे हैं। ये जवान एक मोटिवेशन है आपके लिए भारतीय सेना का। ये आए यहाँ पे, इनका एग्ज़ाम था, मेडिकल फिजिकल सब इसका फिट था, 100% का था। और उसके बाद जब यहाँ पे आए, आने के बाद क्या हुआ कि भाई पेपर था और सब बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई हमें कि भाई इनका पेपर निकालना है। इनके पिताजी यहाँ पे आए और ये बोले कि साहब, मैं कैप्टन सर को बोले कि आपके मत्थे छोड़ के जा रहा हूँ, अब जो होगा यहीं से होगा, बाकी उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं। और आपको बता दें समय इतना कम था, इतने ज़्यादा बैच चल रहे थे उस समय, मेरे पास पर्सनली समय बहुत कम था। अब कैसे मैं गाइड कर सकता था ये मुझे उस समय कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था। मैं चलो कोई बात नहीं, घर चलो तुम। घर गए और घर में वहाँ पे रहे। आपको बता दें जो घर में वहाँ पे रह के तैयारी किया, घर में रह के जो वहाँ पे हमने तैयारी किया, यहाँ पर सुबह 7 बजे आते थे हम, 7 साढ़े 7 बजे। और उस समय सर्दियों का दिन था तो मैं अपनी गाड़ी नीचे खड़ी किया करता था, याद है आप लोगों को। इसके साथ एक और बंदा था हमारा, अर्जुन था। और ये सारा दिन किताब पढ़ते थे, जो हमारी इंडियन आर्मी किताब थी उसको हम टारगेट दिया करते थे और सारा दिन टारगेट पढ़ा करते थे, सारा दिन इंडियन आर्मी किताब। कभी यहाँ शॉप में पढ़ें, कभी वहाँ गाड़ी में पढ़ें। और आपको बताते हैं जो एक सफाई करने वाला आता है ना, क्या नाम है उसका, चवन्नी, सुबह से लेके शाम तक पढ़ पढ़ के इतना दिमाग खराब हो जाता था। वो चवन्नी ऐसे करके जो है चंपी किया करता है, चलो थोड़ा माइंड जो है कूल हो जाए। यहाँ से 8 बजे जाते थे, 8 बजे जाते थे। 8 बजे जैसे ही निकले तो मैं इसको बोलता था 20 मिनट में फौरन खा के आ और अपने आप को फिट करके आ। तो ये अपने रूम पे जाता था, 20 मिनट में खा के दौड़ के फिर वापस आता था, आपको बता दें। और उसके बाद 9 बजे से हम पढ़ाई स्टार्ट करते थे, 9 बजे से लेके रात के 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक। ये हमारा 60 दिन रेगुलर रहा। और आपको बता दें वहीं पर हाँ 3-4 जवान थे और मैं था तो पढ़ा करते थे। वो हमारा एक घर है, घर में वो तखत में, बाकी सभी लोग नीचे, मैं अपना तखत में रहा करता था, ठीक है। और ये लोग जो है नीचे पढ़ा करते थे और उसी में अपना जो है बिस्तरा बंद लेके पढ़ा करते थे। रात में कभी 3 बजे 4 बजे, यही हमारा शेड्यूल था। 2 महीने बाद पेपर हुआ, 28 फरवरी को पेपर हुआ। अब पेपर वो हो गया लीक, भारतीय सेना का पेपर हो गया लीक। अब लीक हो गया तो ये भाई साहब पेपर दे के आ गए और पता चला कि पेपर लीक हो गया। अब पेपर की अगली डेट तुरंत निर्धारित कर दी गई 28 मार्च। अब थोड़ा सा हम ये संकट में आ गए कि अगर पेपर लीक हुआ है, भारतीय सेना में पेपर लीक होना मतलब बड़ा अराजकता वाली बात होती है, असम्मान वाली बात होती है, ठीक है, क्योंकि भारतीय सेना का पेपर लीक होना। अब मैं समझ गया था कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है। 1 महीना हमें और मिल गया और ये इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, ये बोला मेरे को नहीं पढ़ना सर, मैं जा रहा हूँ। अब 20-20 22-22 घंटे पढ़ना पड़ता है, मैं जा रहा हूँ अब नहीं। तो इसको डांट मार के और इसको फ़ोन कर करके वापस बुलाया। ये वापस आया। वापस आने के बाद फिर हमने वहीं से शुरुआत किया, रिवीजन किया। कौन कौन सी ना किताबें पढ़ ली होंगी, इंटरनेट से मटेरियल निकाल के, किताबें निकाल के एक एक चीज़ रटवाया और एक एक चीज़ समझ में आया। देखिए आपको बता दें, सफलता कभी भी एक आदमी से नहीं मिलती है, खुद की इच्छा भी होती है। टीचर सिर्फ आपको मार्ग दिखा सकता है, मेहनत पूरी क्या है आपकी होती है। क्लियर है? अच्छा, इस बंदे की खास बात ये थी कि अगर मैथ का, रीजनिंग का सवाल हम कभी बताएं और मान लो इसको ना आए वो सवाल, तो ये सवाल को घंटों घूरता रहता था कि कैसे हुआ, सर ने कैसे बताया था, ये 2/4 कैसे कटा, घूरता रहता था। या घूरते ना किसी को, उस तरीके से घूरता रहता था, एक एक सवाल घूरता रहता था और अंत में उसका आंसर निकाल के रखता था। ये चीज़ है। तो इस प्रकार से इस जवान को जो है सफलता मिली है। 28 मार्च को पेपर हुआ और 28 मार्च के बाद अप्रैल में रिजल्ट आया और अप्रैल में जैसे ही रिजल्ट आया ये सबसे पहले जो है घर में आया वहाँ पे। और देखिए इसकी भक्ति देखिए, बोलते हैं ना, मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि सरकारी नौकरी की तैयारी करना एक तपस्या होती है ना। ये जैसे ही आया घर में, सबसे पहले वो जो हमारा घर था उसका गेट का चरण स्पर्श किया और जिस तखत में हम लोग बैठ के पढ़ते थे उस तखत में गया, तखत के चरण स्पर्श किया। और ये क्या हो गया यार, मैं भाग के चला गया अंदर, ठीक है। तो ये क्या है, विश्वास है। तो इसी विश्वास से आप लोग भी तैयारी कीजिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। और देखिए ये बंदे से सीखिए कि मतलब जब हमें कुछ लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है ना, तो सब कुछ अपनाना पड़ता है, हर चीज़ को भूल जाना पड़ता है। आज के ज़माने में कोई अपना फ़ोन त्याग नहीं कर पाता है,
कर पाता है क्या? एक दिन अगर रिचार्ज ना हो ना तो दोस्त से बोलते हैं यार रिचार्ज कर दे भाई यार, बड़ी ज़रूरत है, अभी चलाना है फ़ोन, है ना? ये चीज़ होता है ना। इस बंदे ने 3 महीने अपना फ़ोन जो है ऑफ करके घर में रख दिया, किसी से कोई मतलब नहीं, घर वाले से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पेपर से मतलब। आपने देखा होगा ना, एक घोड़ा होता है जिसके आंखों में ऐसे कुछ बांध दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अगर कुछ भी बोलते हो, वो आंखों में क्यों बांधा जाता है? ताकि उसको सामने मार्ग ही दिखे, लक्ष्य ही दिखे। और 3 महीने हमने इसको वही घोड़ा बना के रखा था, ठीक है। तो जितने लड़कों को पढ़ाया था वो सब सफलता में हैं, और कुछ हमारे अभी जवान रिजर्व में हैं, और वो भी अभी जाने वाले हैं, वो भी अभी जाएंगे। तो संतोष के लिए एक बार जो है आप तालियां जो है बजाएं। एक बार मैं ये बोलना चाहूँगा अपने शब्दों में, जो है आप थोड़ा बच्चों को बताइए कि किस तरीके से मेहनत करना है और सफलता, क्योंकि बहुत सारे अग्निवीर के बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं गनर जय हिंद। मैं गनर संतोष कुमार 99 मीडियम रेजिमेंट का आर्टिलरी का हूँ। मैं अपनी फिजिकल और मेडिकल अपने और इधर आ जाओ, और इधर आ जाओ। अरे उसमें आ नहीं रहा ना, कैमरे में नहीं आ रहा। अच्छा पर्सनल कहना, ठीक है पर्सनल कहिए। नहीं ऐसे मज़ा नहीं आएगा ना, फिर हमें वीडियो अपलोड करना पड़ता है। आ जाओ इधर आ जाओ ना, मैं पर्सनल अपना आर्मी का बताऊंगा ना, उसको नहीं। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं 99 इसको पॉज कर दो, रेजिमेंट आर्टिलरी सेंटर का हूँ। पॉज करना है, ठीक है। गया, चलो ठीक, कोई चलिए सुनिए ध्यान से। मैं अपना फिजिकल और मेडिकल अपने घर से ही किया था। मेरे फादर, सबसे पहले मेरे फादर आर्टिलरी में थे, उसके बाद मेरा ब्रदर एएमसी में, लेकिन उन्होंने कभी मेरे को गाइड नहीं किया कि तेरे को इंडियन आर्मी में जाना है, क्या होता है कैसे। कुछ चीज़ें पता थी मेरे को इंडियन आर्मी के बारे में, लेकिन और नहीं पता थी ट्रेनिंग की, भर्ती होने की, वो पूरी प्रक्रिया है। तो मैं सबसे पहले फिजिकल किया, फिर मेडिकल मेरा हुआ नहीं था। उसके बाद मैं आकर यहाँ एकेडमी में मिला। एकेडमी मिलने के बाद कैप्टन साहब से मिला। मेरा नाम भी संतोष कुमार है, कैप्टन साहब का नाम भी संतोष कुमार। तो जब भी हम पढ़ते थे घर पे, तो सिद्धांत सर का भी ये नहीं बोलते थे कि ये संतोष ये नहीं आएगा तेरे को, ये क्यों नहीं बोलते थे? क्योंकि सर के फादर भी नहीं रहते, ये मुझे फ़ायदा होती थी कि मेरा नाम नहीं लेते थे सर। नहीं अक्सर पता है क्या, ये संतोष नाम ऐसा है, मैं हिचकिचाता हूँ लेने में। भाई हमारे पिताजी का नाम है और पिताजी का नाम हम ले रहे हैं। उसके बाद फिर मैं यहीं से एकेडमी से ही गया था मेडिकल के लिए, उसमें भी कैप्टन साहब ने मोटिवेट किया। फिर मेडिकल गए, मेडिकल फिट हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी पूरी की पूरी सिद्धांत सर ने करवाया। मैं सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ा था, उसके बाद इंटर पढ़ा था, मुझे आता जाता कुछ नहीं था, पता नहीं कैसे पास हो गया हाई स्कूल इंटर। जब आए यहाँ पे सर कुछ सवाल दिए, पहले यहाँ पे एक टेबल लगती थी, तब भी उसमें भी मेरे को कुछ नहीं आता था। मेरे को डर लगता था कि सर बोलेंगे कि फौजी का लड़का, फौजी के भाई, तब भी कुछ नहीं आता। फिर मैं बोला कि जैसा भी जो है। फिर उसके बाद सर के घर पे रहा, सर खुद जग जग कर मुझे पढ़ाए 3-3 बजे तक रात तक। फिर उसके बाद मेरा एग्ज़ाम था 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मैं गया, मेरा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, फिर मेरा धीरे धीरे मन नहीं लगने लगा, क्योंकि 2 महीना तक मैं मोबाइल अपना रख दिया था। पहले तो जब मोबाइल रखा था तो 10 दिन नींद ही नहीं आई। फिर उसके बाद धीरे धीरे सब सही हुआ। फिर जब एग्ज़ाम देने गया था तब मोबाइल लेकर के गया था, फिर उससे पीछे नहीं छूट रहा था। फिर दोबारा जब आया, फिर किसी तरह से मोबाइल को रखा और फिर सर उसका रिवीजन करवाया दोबारा, और 28 मार्च को मेरा एग्ज़ाम हुआ। और उसके बाद 20 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया, और 13 मई को मैं फिर ट्रेनिंग के लिए गया आरटी सेंटर हैदराबाद। आरटी सेंटर हैदराबाद में मैं 20 मई 2022 को अपनी पूरी ट्रेनिंग पूरी करके अपने पैतृक गांव आया। गांव आने के बाद यहाँ आया था तो एकेडमी में कैप्टन साहब से मिला। अब तो अभी तो ये कुल मिला के अब तो परमानेंट अभी है नहीं, 25% बोल रहे हैं लेने के लिए। उसमें भी 25% में क्या होगा, जो यहाँ से हमारे यहाँ से भर्ती होकर जाएंगे बंदे, तो 40-40 बंदे, हमारी 412 यूनिटें हैं, 412 यूनिटों में 40-40 लड़के नए दिए जाएंगे।
39 पहले तो सेंटर 20 वीक की ट्रेनिंग करके भेजेगा। पहले 19 वीक की AMT होती थी और 19 वीक की BMT होती थी। BMT होती है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, AMT होती है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। पहले 19 वीक सबकी, चाहे जिसका जो ट्रेड हो, सबकी एक ही ट्रेनिंग होती है। उस ट्रेनिंग के बाद फिर 30 दिन की छुट्टी मिलती है, उसके बाद फिर AMT होती है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। लेकिन इस बार छुट्टी नहीं मिलेगी, पूरी ट्रेनिंग AMT और BMT 20 वीक की होगी और उसके बाद छुट्टी मिलेगी। यहाँ से जाने के बाद फिर वो यूनिट में सीधे रिपोर्ट करेंगे। फिर हमारी यूनिट उनको 10 वीक की ट्रेनिंग करवाएगी और 10 वीक की ट्रेनिंग करवाने के बाद उनका ब्रिगेड लेवल पे पेपर होगा। जो बंदा ब्रिगेड लेवल का पेपर पास कर लेगा वो परमानेंट हो जाएगा 25%, और जो नहीं कर पाएगा वो तो 4 साल करके चलाएगा। जय हिंद। चलिए, बहुत यार, भारतीय सेना की जो है आप रक्षा क्या करना है यार, सबसे बड़े मज़े की नौकरी तो इंडियन आर्मी की होती है। देखिए, मौके का फ़ायदा उठाना। आप देखिए जितने जवान हमारे ये मोदी की नीति से पहले चले गए, परमानेंट हो गए कि नहीं? अब क्या है, 25% जैसे इन्होंने बताया ना, अब जितने जवान जाएंगे कितने लिए जाएंगे? मात्र 25% परमानेंट लिए जाएंगे, बाकी क्या है 4 साल बाद निरस्त कर दिए जाएंगे। इसीलिए आपको एक चीज़ बता दें, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है ज़िंदगी का, ये जो मोदी ने अभी स्कीम निकाला। हालांकि इनको ना सेना का महत्व पता है, किसी भी नेता का ना सेना का महत्व पता है, ना किसी कुछ महत्व नहीं पता, इनको बस पैसा चाहिए। लेकिन हर आदमी थोड़ी नेता बन सकता है। ये 142 करोड़ की जनसंख्या क्या बन सकती है क्या नेता? नहीं बन सकती। इसीलिए बार बार मैं आपको यही बोलूँगा कि जो मौका लाइफ दे रही है ना, उसमें चौका छक्का मारने की कोशिश कीजिए। इतना अंधाधुन पढ़िए कि एक ही बार में बढ़िया सिलेक्शन हो जाए। आगे सरकार की क्या नीति है किसी को नहीं पता रहता है। अब आप ये बताइए, इन्हीं के जो साथ के थे, जो छात्र आज वहाँ तैयारी कर रहे हैं, अब बताइए उनके दिल से पूछिए कि वो क्या फील कर रहे हैं सरकार की नीति की वजह से। कहाँ पहले परमानेंट की होने की तैयारी कर रहे थे, आज भी वो लड़के तैयारी कर रहे हैं, पर उस मोटिवेशन से नहीं कर रहे हैं। क्या मैं सही हूँ? आज भी वो तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन उस मोटिवेशन से नहीं कि परमानेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि फौज की नौकरी का मतलब पैसा कमाना नहीं होता है। फौज की नौकरी का मतलब शान होता है। और आपको बता दें, फौज तुम DM भी बन जाओगे ना, DM भी बन जाओगे तो भी फौज की नौकरी के नीचे ही रहोगे आप। कहने का मतलब इतना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारे एक वहाँ पे यूनिट पे लेटर आया था। पहली बात ये है, जो आप मार्ग चुने हुए हैं इंडियन आर्मी का, उससे आप भटको नहीं। ये जो 25% है, पहले जैसे हमारे लखनऊ ARO को, किसी भी ZRO को देते थे कि जैसे कि 20% दिए, 320 जैसे वैकेंसी है, तो आज भी वही रहेगा। भाई कैमरा नीचे कर लो, कैमरा नीचे कर लो, कोई बात नहीं। ऐसे इंडियन आर्मी का नहीं ठीक रहता, मोटिवेशन वाला ठीक है, लेकिन तो अभी भी क्या है कि अब जैसे अपने लखनऊ ARO को 320 अभी तक वैकेंसी दी जाती थी ओपन वाली, तो अभी भी वैसे ही सिस्टम है। जो 25% है, तो ये 320 बंदे तो भर्ती ही हो रहे हैं जो पहले होंगे, जो पहले होते थे। और ये जो ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो 4 साल में चले जाएंगे, वो भी 15-20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो ये कोई अंतर नहीं है, और ये फ़ायदे की चीज़ है कि जो 320 से आगे नहीं हो पा रहे थे, वो अब हो जाएंगे, 15-20 लाख रुपए कमा लेंगे। और वो तो जो 320 परमानेंट होना था, वो तो 25% के अंदर आ ही जाएंगे। मेन बात यही है। और सबसे अच्छी अगर नौकरी इंडियन आर्मी की है, क्योंकि मैं इंटर पास और कोई गस्टेड नौकरी तो पा नहीं सकता था, बहुत मुश्किल था, पुलिस की तक नहीं पा सकता। इंडियन आर्मी की पाया, मेरे को 1.5 साल हुआ अभी सर्विस करते, मेरी खुद की सैलरी 75,000 है। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कैंटीन की सुविधा है, बहुत सुविधा मिलती है, दारू वारू पीने को मिल जाता है। चलिए बढ़िया, संतोष के लिए इसी मोटिवेशन के साथ तैयारी करो, ठीक है। भारतीय सेना की नौकरी बहुत अच्छी होती है। और देखिए, आपको बता दें, वाकई में जो देश सेवा के लिए जाता है ना, वाकई में जो देश सेवा के लिए जाता है ना, उसको अगर एक दिन भी मिले देश सेवा के लिए, तो उसको एक दिन भी करना चाहिए। और जिन लोगों ने दंगे किए, ट्रेन जलाई, ये सब फूका, वो लालची व्यक्ति थे। आपको बता दें, भारतीय सेना में सेवा देने का एक ऐसा सौभाग्य होता है ना कि एक दिन भी मिले ना, तो वहाँ पे सेवा दीजिए आप। क्लियर है?
और जो लोग वास्तव में सेना की नौकरी ना करके डिफ़ॉल्टर लोग थे, उन लोगों ने यहाँ पे हड़तालें की, दंगे किया। आप ये बताइए, भारतीय सेना में कितनी प्रक्रिया होती है? दौड़ होती है, मेडिकल होता है, और जो मेडिकल फिट होता है फिर पेपर होता है, पेपर के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। इतना सब कुछ होने के बाद सिलेक्शन होता है। तो सीधी सी बात है, अगर इतने में एक दिन भी अगर मिल रहा है तो बहुत है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसको ऑन कर दीजिए फिर से।